अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 32nd वीडियो है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दो बड़े ही अच्छे कंपाउंड्स के बारे में जिनको हम लोग मीज़ो कंपाउंड्स और डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। तो ये जो है हमारा कंटिन्यूएंस है लास्ट टॉपिक का, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या फिर इस तरह की कोई और कंडीशन डाइसिमेट्री फॉलो हो रही है, कायरलिटी हो, तो कैसे ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को हम लोग जज कर सकते हैं बिना पोलैरिमीटर का यूज़ किए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं और डायस्टीरियोमर्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ आप चीज़ों को नोट करते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मीज़ो कंपाउंड्स या और डायस्टीरियोमर्स को। तो लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर हमारे पास CH3 लगा हुआ है और इधर हमारे पास CH3 लगा हुआ है, तो हमको यहाँ पर दो कायरल कार्बन देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अब जब कायरल कार्बन देखने को मिलता है तो हम क्या पढ़ा था हमने कि जब कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ दो कायरल कार्बन थे। तो अब जब दो कार्बन कायरल होते हैं तो ऐसे केस में, यानी कि चारों वैलेंसी अलग होती है दो कार्बन की, तो ऐसे केस में हम लोग डाइसिमेट्री देखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। डाइसिमेट्री में हम लोग क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में हमको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही थी जो कि इस तरह से होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें हमारे पास कायरल कार्बन तो है। कायरल कार्बन बेसिकली होने का मतलब कि उसकी चारों वैलेंसीज अलग तो हैं और साथ ही साथ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो इस तरह के कंपाउंड जो कि कायरल कार्बन होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, उनको हम लोग मीज़ो कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब सिंपली समझ लीजिए कि कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट होने के बावजूद अगर कोई कंपाउंड हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी दिखा रहा है, तो ऐसे केस में जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ मीज़ो कंपाउंड्स या मीसो कंपाउंड, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, वैसे मीज़ो कंपाउंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो मीज़ो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव more than one chiral carbon but they are optically inactive due to plane of symmetry और center of symmetry। ठीक है, तो हमारे पास इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक छोटा सा कंपाउंड है, जैसे सपोज करते हैं इधर CH3 है, यहाँ पर इससे कार्बन लगा हुआ है, इधर एक और कार्बन लगा लेते हैं, इधर CH3 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, H है, इधर हमारे पास आ गया Br, इधर आ गया हमारे पास H, इधर आ गया Br। इसके पास देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। हाउएवर हमारे पास ये वाला कार्बन कायरल है और ये वाला कायरल है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कायरल कार्बन भी है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया मीज़ो कंपाउंड्स का। ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड हमको देखने को मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीज़ो कंपाउंड्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको पूरी बातें और क्लियर होंगी। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इसको थोड़ा स्पेशल एग्जांपल है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, COOH ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगा हुआ है सबसे ऊपर। यहाँ हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, इधर अभी हमारे पास क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगी हुई है। ठीक है, और इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन मान लीजिए, इधर OH मान लीजिए, इधर OH मान लीजिए। आप सबने इमली खाई होगी, जिसको हम लोग टैमरिंड या टार्मरिंड ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिसमें क्या होती है, टार्टरिक एसिड होती है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये हमारी टार्टरिक एसिड है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला कार्बन कायरल है, ये भी कायरल है, मगर हमारे पास यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीज़ो कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे कायरल कार्बन है, इसका अगर हम क्या करें, थोड़ा सा चेंजेस कर दें। थोड़ा सा चेंजेस करने का मतलब, क्योंकि अब इधर OH है, हम इसको चेंज करके सपोज करते रोटेट करते हैं, इधर ला दें, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ला दें, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, COOH कार्बन, हमारे पास H इधर है, ठीक है, OH इधर है, उसके बाद फिर C, ये हो गया हमारा OH, ये हो गया H और यहाँ पे COOH। ठीक है, ये एक हमारे पास कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन में थोड़ा सा रोटेशन आ गया। अब ऐसे केस में जैसे हम लोग वहाँ सिस ट्रांस पढ़ रहे थे ना, टेढ़ा हो जा रहा था तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जा रहा था लास्ट वीडियो में, वैसे यहाँ पर भी हुआ है, तो मूव कर गया है, थोड़ा सा रोटेट कर गया है 180 डिग्री पर। तो ऐसे केस में हमको ये कायरल कार्बन मिला, ये कायरल कार्बन मिला। अब हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है,
नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ये वाला क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था, लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। तो चलिए इसकी मिरर इमेज बना के देखते हैं क्या होता है। मिरर इमेज बनाने के लिए आपको वही करना होता है, 180 डिग्री से रोटेट कर लीजिए। तो ये जाएगा OH, हमारे पास COOH, इधर आ जाएगा हमारे पास H, इधर आ जाएगा OH, और ये आ गया हमारा COOH। अगेन इस केस में भी, इसके मिरर इमेज में भी हमको दोनों कार्बन कायरल दिख रहा है और साथ ही साथ हमको कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है। दैट मीन्स कि ये भी क्या हो गया, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, अब बारी आती है हमारी कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और इसको थर्ड मान लें। तो आप देख रहे होंगे कि मिरर इमेजेस जो होती हैं अपने कंपाउंड की, और वो ऑप्टिकली एक्टिव केस होगी तो क्या हो जाती हैं, इनैंशियोमर्स हो जाती हैं, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड और थर्ड कंपाउंड है वो एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोसिबल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनैंशियोमर्स हो जाएगा। ठीक, और फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग कंपेयर करें तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो फर्स्ट वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है और सेकंड वाला हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि उसमें रोटेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप देखें तो ये वाला हमारा फर्स्ट है, इधर वाला हमारा क्या है, थर्ड है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें एक कार्बन की पोजीशन को चेंज किया गया है, इस वाले कार्बन की OH जो है इस तरफ आ गया है। ठीक, ऐसा आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा डायास्टीरियोमर्स। ये क्या कहलाएगा, डायास्टीरियोमर्स। फर्स्ट और थर्ड हमारा क्या है, डायास्टीरियोमर्स है। और सिर्फ इंडिविजुअली फर्स्ट की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड हमारा क्या बन रहा है, डायास्टीरियोमर्स बन रहा है। डायास्टीरियोमर्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। डायास्टीरियोमर्स को डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या चीज़, कंपाउंड्स की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि कंपाउंड्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस, नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है, बट आर ऑप्टिकली एक्टिव, बट आर ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो कायरल कार्बन वगैरह होगा, उसकी डेफिनेशन में करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग डायास्टीरियोमर्स कहेंगे। ये हो गई हमारी डायास्टीरियोमर्स की डेफिनेशन। मतलब क्या हुआ कि कोई दो कंपाउंड ऐसे हों जो मिरर इमेज ना हो एक दूसरे के, मगर दोनों एक जैसे हों और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। ज़रा इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन अगर हमने इसको OH को रोटेट कर दिया तो हमको क्या देखने को मिला, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो ऐसा केस बना देता है क्या, डायास्टीरियोमर्स। तो ये था हमारा मीजो कंपाउंड्स और डायास्टीरियोमर्स। इसके बाद एक छोटी सी और चीज़ बचती है जो कि पिछली वीडियो में छूट गई थी, जिसको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमारे बाइंड से मिस कर गई थी, तो इस वीडियो में हम इसको बता देते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रेसिमिक मिक्सचर हम लोग बोलते हैं कभी किसी रिएक्शन में कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा हो और इक्वल अमाउंट में या इक्वल कंसंट्रेशन में हमको डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी फॉर्म्स मिले किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मतलब क्या हुआ, सपोज करिए कि कोई एक कंपाउंड है जिसका हमको D फॉर्म भी देखने को मिल रहा है और L फॉर्म भी, और सपोज करते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है और इसकी भी कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल पर लीटर है। तो ये दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो और दोनों एक ही रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे में ये क्या कहलाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। और ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि दोनों में इंटरनल कंपनसेशन होता है, सॉरी एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। जितना ये प्लस में लाइट को बेंड करेगा उतना ये माइनस में करेगा, तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाती है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन चेंज हो गई। अगर मिसाल के तौर पे कुछ रिएक्शन हुआ जिसमें D थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, L कम बना, ठीक है, तो D वाला जो होगा डोमिनेट कर जाएगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर D प्रोडक्ट या डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ऐसा हम लोग
ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे। एक कंपाउंड होता है जिसको आप लोग सुक्रोज के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्जन होता है वहाँ पे। जब उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको दो तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, एक डी होता है और एक एल होता है। तो वो हम लोग ट्वेल्थ क्लास में डिस्कस करेंगे। बस आप इतना जानिए कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, और अगर कंसंट्रेशन में चेंज हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में, और लगभग हम समझते हैं कि एक वीडियो और बची होगी जिसमें आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।